तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम बायोम को डिस्कस कर रहे थे। जल्दी बैठ जाओ बेटा। और बायोम में आपने यहां पर 5 बायोम इसके अंदर पढ़ लिए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा, यहां पर कॉनिफेरस पढ़ा और साथ के साथ आर्कटिक टुंड्रा पढ़ा। ये सब कल हो गया था। अब यहां बोर्ड पे देखिएगा, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि 0 से 20 डिग्री जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टोपोग्राफी टोपोग्राफी इफेक्ट करती है बेटा। इसी ट्रॉपिकल एरिया में कुछ ऐसे एरिया क्रिएट हो जाते हैं जहां की रेनफॉल में कमी आ जाती है, और जब रेनफॉल कम हो जाएगा तो वहां सक्सेशन ग्रास पे ही अटक जाएगा, और अगर सक्सेशन ग्रास पर ही अटक गया तो ऐसे ग्रासलैंड ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड कहलाते हैं। बात समझ पा रहे बेटा? है ट्रॉपिकल एरिया में ही, लेकिन यहां क्योंकि टोपोग्राफी की वजह से रेनफॉल में कमी आ गई तो यहां का सक्सेशन ग्रास पे ही अटक गया। इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, इतनी कम नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए, ग्रास पे ही अटक गए। उस ग्रासलैंड को आप ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड के नाम से पुकारेंगे। यहां पर रेनफॉल अगर आप देखोगे तो इस एरिया की रेनफॉल मोर देन डेजर्ट है बेटा, बट लेस देन फॉरेस्ट है। यहां पर मोर देन डेजर्ट और लेस देन फॉरेस्ट। साथ के साथ आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर ग्रास है, लेकिन बीच बीच में स्केटर्ड ट्रीज हैं। ग्रासेस विद स्केटर्ड ट्रीज, मतलब कि बिखरे बिखरे पेड़ मिलते हैं बीच बीच में। यहां ग्रास ग्रास ग्रास, फिर एक दो ट्री, फिर ग्रास ग्रास ग्रास, फिर दो तीन ट्री, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और जो ट्रीज यहां पर हैं उनके नाम अगर आप देखें तो अकेशिया, जीजीपस, जाइजीपस या जीजीपस, जीजी कह दो, प्रोसोपिस, अरे सारे कांटे वाले हैं भाई। अकेशिया बबूल है, जीजीपस बेर है, प्रोसोपिस खिजड़ी है, सब कांटे वाले हैं। तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि थॉर्न बायोम कांटे वाले कहां ज्यादा, तो आंसर सवाना होगा। यहां एक और चीज लिख लीजिए, यहां पर हूफ्ड मैमल्स मिलते हैं। हूफ्ड का मतलब होता है खुर वाले, जिनके पैरों में सॉलिड सॉल नहीं होते। काऊ सबसे नीचे पैरों को देखिए आप, होता है ना। हॉर्स को देखिए आप, तो ये खुर कहते हैं उनको, हूफ्ड मैमल्स कहते हैं। यहाँ के मैमल्स शूज पहन के घूम रहे हैं। तो जिस तरह से ग्रासलैंड यहां पर आपको देखने को मिला, उसी तरह से ग्रासलैंड टेम्परेट एरिया के अंदर भी होता है, और इस तरह के ग्रासलैंड को आप टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से पुकारते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड स्केटर्ड ट्रीज के साथ नहीं होते, ये प्योर ग्रासलैंड होते हैं जिन्हें रेंजलैंड कहा जाता है।
जैसे नाम सुना होगा, प्रेरीज, पेम्पास, स्टीपीज। नहीं सुना? सुना सुना लग रहा है। अच्छा, तो ये सब जो भी यहाँ पर है ये प्योर ग्रासलैंड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड ऐसी जगह पर जो प्योर ग्रासलैंड है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है बेटा। तो ये टेम्परेट एरिया में भी है और ट्रॉपिकल एरिया में भी है। तो आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर हम हमारी अर्थ पे 0 से 20 के बीच में जाते हैं तो यहाँ पर 0 से 20 हर जगह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा, जरूरी नहीं है। टोपोग्राफी की वजह से कुछ ऐसे एरिया क्रिएट हो गए हैं जहां बरसात में कमी आ गई और वहां पर सक्सेशन ग्रास पे ही अटक गया, और ऐसे ग्रासलैंड को आपने क्या कहा? ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड। इसी तरह के ग्रासलैंड्स टेम्परेट एरिया में भी देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा अब तक टोटल 5 तो गोले के अंदर, 2 बाहर, 7 बायोम हो चुके हैं। और इसके अलावा 2 छोटे छोटे नाम और भी आप चाहो तो लिख लीजिए, और वो है बेटा यहाँ पर चेपेरल बायोम। चप्पल नहीं बोला। यहाँ ये मेडिटेरेनियन स्क्रब बायोम कहलाता है। स्क्रब कहा, इसका मतलब कि कांटे वाली श्रब यहाँ पर है। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैक्टस होता है। ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में मिलने वाला बायोम है बेटा, कैक्टस ही कैक्टस। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर फायर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। बस क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, फायर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट कहाँ मिलते हैं? तो आंसर आपका चेपेरल होगा, क्योंकि कैक्टस फ्लेशी नेचर का होता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता और सूखे से बचा रहता है। और आखिरी बायोम यहां पर आ गया और वो है डेजर्ट बायोम। हमारी अर्थ के 15 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, नॉर्थ और साउथ दोनों में फैले पड़े हैं डेजर्ट बायोम। 15 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों साइड पर है। और यहां याद रखना, डेजर्ट का मतलब रेत ही हो जरूरी नहीं। 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल का कम होना ये डेजर्ट कहलाता है। 25 सेंटीमीटर पर ईयर से रेनफॉल का कम होना डेजर्ट है। हर डेजर्ट में रेत ही हो जरूरी नहीं है। जैसे डेजर्ट के एग्जांपल अगर आपको दे तो थार सहारा, ये तो गर्म रेगिस्तान है। लेकिन बेटा गोबी, तिब्बत, ये कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। आपको यहां बस इतना कह देना है कि थार, गोबी, तिब्बत एशिया में है। हाँ यार, बेटा थार, गोबी, तिब्बत एशिया में है और अफ्रीका को चाहिए। बहुत बढ़िया। तो टोटल 9 बायोम का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपने ले लिया। इतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी तो बस एक ग्राफ और 4 फोटो बनाती है। लेकिन ग्राफ के अंदर जिस बायोम का नाम लिख दिया उसकी जानकारी होनी चाहिए। ग्राफ के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा है, ग्राफ के अंदर कॉनिफर लिखा है, ग्राफ के अंदर टुंड्रा लिखा है, ग्राफ के अंदर ग्रासलैंड लिखा है, ग्राफ के अंदर डेजर्ट लिखा है। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए बेटा। तो इसीलिए हमने स्लाइट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको दे दी जो भी वहां पर है। अब एक और बात सुनो। अब तक की बातों से एक बात हमें लगी कि 0 से 20 डिग्री पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। हमने एक बात और समझी कि 0 से 20 सारे एरिया में ट्रॉपिकल नहीं। लेकिन अब मैं और क्या कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना मेरे साथ साथ।
दुनिया का सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 से 20 पे ही हो जरूरी नहीं है। दुनिया का सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 से 20 पे ही हो जरूरी नहीं है। इंडिया का आसाम ट्रॉपिकल एरिया में नहीं पड़ता, सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, फिर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी इस तरह से क्रिएट हो गई कि वहां पर होने वाली बरसात, वहां पर होने वाला टेम्परेचर उसी के जैसा हो गया, तो वहां की वेजिटेशन भी वैसी ही हो गई। क्वेश्चन आ रहा है, दो ऑप्शन बोलूंगा, एक आपका आंसर होगा। लगेगा ऐसा कि दोनों ही आंसर है, लेकिन सेलेक्ट एक को करना है। बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहला ऑप्शन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, दूसरा ऑप्शन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन। जय बात। टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन से बायोम का टाइप डिटरमाइन होता है, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से, हाँ हम मानते हैं कि लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से टेम्परेचर बदल जाता है तो बायोम बदल जाता है, लेकिन टोपोग्राफी की वजह से अगर वही टेम्परेचर, वही प्रेसिपिटेशन किसी और एरिया में क्रिएट हो गया तो वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाएगा, या फिर वैसा ही बायोम क्रिएट हो जाएगा। अरे अरे, तो दोनों बातें समझ आ रही बेटा आपको? तो फिर यहां पर चलो जल्दी चलते हैं हम एनसीईआरटी पत्ता नंबर 220, ग्राफ भी देख ही ले। एनसीईआरटी सब बच्चे यहां जानते हैं कि ग्राफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बीच ही प्लॉट किया गया है। कैसे याद करना है ग्राफ को, ध्यान देंगे आप, अभी अभी यहीं पर याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले ग्राफ के कॉर्नर पे देखिए, डेजर्ट और ग्रासलैंड दिखेंगे आपको। दोनों के टेम्परेचर में इतना भारी वाला वेरिएशन नहीं है, लेकिन प्रेसिपिटेशन में गजब का वेरिएशन है। अगर ऐसा हो रहा है कि जहां प्रेसिपिटेशन कम है मतलब रेनफॉल कम है, उसे क्या कहोगे? जहां का रेनफॉल ज्यादा है, एनसीईआरटी समझाना चाहती है कि सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, रेनफॉल भी बायोम बदल देती है। तो पहले ये दो बायोम रेनफॉल से याद रखना है, जहां रेनफॉल कम है वो डेजर्ट है, और जहां का रेनफॉल ज्यादा है वो ग्रासलैंड है। एग्री? इसके अंदर हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर में अगर मैं देखूं स्लाइट ही वेरिएशन हो, लेकिन ग्रासलैंड का टेम्परेचर इस डेजर्ट से ज्यादा दिख रहा है, जबकि डेजर्ट का ज्यादा होना चाहिए। डेजर्ट के अंदर दिन में बहुत ज्यादा तो रात में बहुत कम। अरे मीन है, मीन बहुत मीन है। समझ पा रहे? तो बेटा यहाँ ये मीन टेम्परेचर आपको दिया गया है, इसलिए थोड़ा आपको कम दिख रहा है। वैसे यहाँ दिन के टेम्परेचर को अगर देखें तो डेजर्ट का ज्यादा ही है, लेकिन रात में बहुत कम है, और ये मीन टेम्परेचर का आपको ग्राफ बनाया है। आगे दूसरे दो, टेम्परेट और कॉनिफेरस को देखिए। इन दोनों के अंदर प्रिसिपिटेशन में इतना बड़ा वेरिएशन नहीं, लेकिन टेम्परेचर में भारी वेरिएशन है। और अगर ऐसा है कि टेम्परेचर में भारी वेरिएशन है, तो जहां का टेम्परेचर कम है वो कॉनिफेरस है, और जहां का ज्यादा है टेम्परेट। तो दो दो चार याद हो गए। दो तो रेनफॉल से याद करने हैं और दो टेम्परेचर से याद करने हैं, बाकी बच्चे दो तो सब कुछ ही अलग है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्कटिक के अंदर यहाँ टेम्परेचर रेनफॉल दोनों ही कम है। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको यहाँ 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लिखाई थी, लेकिन यहाँ ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि मोर देन 100 जा रहा है, क्योंकि मैंने रेनफॉल लिखाई थी, यहाँ प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल भी तो होगा। तो दो 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 करके याद हो जाएगा। पहले दो नाम बोलो, दूसरे दो नाम बोलो। टेम्परेट और कॉनिफेरस में किसका टेम्परेचर कम, किसका ज्यादा, और आखिरी दो बोलो, ट्रॉपिकल और आर्कटिक टुंड्रा। तो ये ग्राफ अगर आपके सामने कभी आ जाता है, ये ग्राफ अगर आपके सामने कभी आ जाता है, और वहां पर बच्चों आपको ये सब यहाँ पर इस तरह से छुपा दिए गए हैं, और छुपा दिए गए हैं, छुपा दिए गए हैं। छुप जाओ, तुम भी छुपो, ठीक बात है। अब मैं यहाँ पर पेन रखूंगा, बायोम का नाम आप बोलेंगे, रैंडम पेन रखा जाएगा किसी के ऊपर भी। तैयार हैं आप? पक्की बात है बेटा? हो जाए। जे लो, जे 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 कुछ कर गुजरोगे बेटा। एक बच गया क्या अभी? अच्छा ये लो। तो यहाँ पर ये सब नाम, इसी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ग्राफ देकर ABCD लिख देगा, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा बायोम कौन सा है, तो वही आपका आंसर होगा, जो आपको पता ही है। ये क्या था? ओहो, यहाँ पर नेक्स्ट बेटा ये 4 फोटो भी आपको दिए गए हैं, और फोटो के अंदर आप देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, और सी कोस्ट है। तो ये फोटो जो जो नाम एनसीईआरटी ने लिख दिया, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जो नाम एनसीईआरटी ने लिख दिए उनकी स्लाइड डिटेल आपको आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कल जब हम लिख रहे थे तो उस टाइम पर हमने यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट टर्म भी लिखी थी, एनसीईआरटी भी। क्या मतलब है परमाफ्रॉस्ट? परमानेंट फ्रॉस्टिंग, मतलब कि ठंडा रहता है। तो टुंड्रा के बारे में ऐसा लिखा था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। आज ये जितनी भी चर्चा हुई है सबकी सब लैटिट्यूड की बेसिस पे हुई है। अगर आप एल्टीट्यूड की बेसिस पर देखते हैं तो यहां पर हमने इस तरह का ऐसे फोटो बनाया है, नॉर्थ साउथ यही बनाया। एल्टीट्यूड मतलब कि पहाड़ पे हम चल के देखेंगे, तो उसके लिए पहले इसी डायग्राम को मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, बोर्ड पे देख लीजिए। अभी नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे है ना, ऐसे है ना बेटा। अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा इधर बनाऊंगा, तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं क्या? नॉर्थ फिंगर्स थंब साउथ है, और ऐसे हो जाएगा। बना दे, चलिए तो बना देते हैं बेटा। ये लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, बोर्ड के नीचे से घूम के आ रहा है ना बात? ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल में मिलने वाले फॉरेस्ट का नाम बताओ। पक्की बात है क्या? आगे बढ़ जाओ। सब ट्रॉपिकल में क्या था? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट था क्या? थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, टेम्परेट डेसिडुअस आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। कॉनिफेरस आएगा ना बेटा? बहुत ही बढ़िया। और आगे चले तो आर्कटिक टुंड्रा। क्या इस तरफ जब आप आ रहे हैं तो क्या लैटिट्यूड बढ़ता जा रहा है? लैटिट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है।
अब चलें एल्टीट्यूड पे, लेकिन एल्टीट्यूड पे चलें तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम पहाड़ पे चले, पर पहाड़ है कहाँ का। हो सकता है कि पहाड़ इस एरिया में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है। हम तो जब पढ़ते हैं अच्छा ही सोचते हैं। तो हमने कहा कि पहाड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, इस एरिया पे माउंटेन है, तो क्या हाइट ऐसे होगी? हाइट ऐसे होगी, लेकिन ऐसे मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता बेटा। तो मैंने आपको कहा कि ये रहा एक बड़ा सा माउंटेन यहां पर। जल्दी बताइए, इस माउंटेन के बेसल पार्ट पे मिलने वाले फॉरेस्ट कौन से होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही। क्यों? क्योंकि है ही उसी एरिया का, तो बेस पे तो वही होगा ना। जब मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो यहाँ लैटिट्यूड बढ़ेगा कि एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर। पक्की बात है क्या? तो फिर बताओ, जब हाइट पे गए तो टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? अब कौन सा फॉरेस्ट आ गया? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। थोड़ा और हाइट पे चले तो टेम्परेचर कम, क्या यहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस आ जाएगा? पक्की बात है। थोड़ा और हाइट पे चलो तो ओ हो कॉनिफेरस आ गया। थोड़ा और हाइट पे चलो तो चुप हो जाओ। एक्सट्रीम नॉर्थ आर्कटिक, एक्सट्रीम साउथ एंटार्क्टिक, एक्सट्रीम हाइट अल्पाइन। जब एक्सट्रीम हाइट पे होंगे तो उसे अल्पाइन टुंड्रा कहेंगे। अल्पाइन टुंड्रा के नाम से पुकारेंगे। ट्रीलेस एरिया वैसा ही है, लाइकेन मॉस ही यहां पर मिलेगा। तो फिर यहां देख पा रहे हैं कि पहाड़ किस एरिया का है। तो इसके ऊपर कितने टाइप के स्ट्रेटा बने, जरा काउंट कर ले क्या? 1 5। एक काम करो बेटा, जल्दी से इस पहाड़ को उठाओ और यहाँ लाके रखो। क्या वहां 5 ही मिलेंगे कि स्ट्रेटा कम हो जाएंगे? कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि शुरुआत अब कहां से होगी? डेसिडुअस से होगी। अगर इस पहाड़ को खिसका के यहाँ रखू तो, क्योंकि अब शुरुआत कहां से होगी? तो जब ये पहाड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है तो नंबर ऑफ स्ट्रेटा 5। यहाँ, 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 यहाँ। गजब। मैंने तो एक जगह का पहाड़ बना दिया, अब आपके मन में आए वहां उठा के रखते जाओ, अपने आप ही स्ट्रेट आपको मिलते चले जाएंगे। तो बेटा चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर कम, वही सिमिलर इंपैक्ट आएगा जो लैटिट्यूड के बढ़ने से आ रहा है, वही एल्टीट्यूड के बढ़ने से आएगा। लेकिन मन में एक बात क्लियर रखो, आप एक जगह खड़े होकर ऐसे पहाड़ को नहीं देख रहे हो, ये सीरीज ऑफ माउंटेन है। सीरीज ऑफ माउंटेन है बेटा। जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आपको इस तरह के चेंज देखने को मिलेंगे। जब आप शिमला में होंगे तो वहां पर आपको कॉनिफेरस ही मिलेगा। थोड़ा और उससे ऊपर हाइट पे जाएंगे तो फिर आपको, समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, इतना ऊपर भी नहीं पहुंचना बेटा, ठीक बात। तो इस तरह से ये सीरीज ऑफ माउंटेन पर आपको देखने को मिलेगा। 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर, बातें नहीं कहां इतनी बातें। 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर हाइट बढ़ाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आती है। ये टेम्परेचर लैप्स रेट कहलाती है। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना समझा। एक्चुअली एनसीईआरटी अल्पाइन शब्द भी यूज कर रही है, तो फिर अल्पाइन का मीनिंग क्या है वो भी हमें समझ में आना चाहिए था। तो वो एक्सट्रीम हाइट के लिए यूज किया जाएगा। और यहां एक प्लांट का नाम चाहो तो आप लिख लीजिए, रोडोडेंड्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको मिलेगा। रोडोडेंड्रॉन एंजियोस्पर्म है और इसका पॉलिनेटर बर्ड है बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है आपको कि हायर एल्टीट्यूड की बर्ड को एक्सटिंक्ट कर दिया जाए तो कौन से प्लांट पे इंपैक्ट होगा? तो आंसर रोडोडेंड्रॉन होगा, क्योंकि पॉलिनेटर चला जाएगा तो फिर प्लांट भी जाएगा। तो रोडोडेंड्रॉन हायर एल्टीट्यूड पे मिलने वाला एंजियोस्पर्म है। प्लांट का नाम याद रखेंगे।
रोडोडेंड्रॉन। हायर एल्टीट्यूड्स पे मिलता है, अल्पाइन एरिया में। वैसे तो यहां बहुत कम वेजिटेशन मिलती है क्योंकि बर्फ से ढका इलाका है। अब मैं आपको दो बायोम के नाम दे रहा हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जल्दी बताइए, क्रॉप के लिए कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा है? टेम्परेट डेसिडुअस, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल, तो फिर लीचिंग भी, टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर हो जाती है, न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। ये बना लिया क्या सब बच्चों ने? बना लो बेटा। कोल्ड डेजर्ट्स बेटा जैसे अपने लद्दाख वाले एरिया है, लेह लद्दाख, हाँ बेटा। क्या? जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। हाँ, मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो सन के पास जा रहे हैं, फिर टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? कार्बन कंटेंट कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लोअर एल्टीट्यूड्स पे है कि हायर एल्टीट्यूड? कार्बन कंटेंट वो है जो हीट को एब्जॉर्ब करके रेडिएट करना जानते हैं। जब कार्बन में कमी आती है तो उस केस में टेम्परेचर में कमी आने लग जाती है। बेटा याद रखेंगे आप, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की लेयर नहीं होती तो क्या यहां ग्रीन हाउस इफेक्ट होता? नहीं होता। हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाता। कार्बन कंटेंट ने आकर हीट रेडिएट की है, सन से जो एब्जॉर्ब करके रेडिएट किया, और उस हीट की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब मैं क्लास में 50 बच्चे और बिठा देता हूं तो टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? कार्बन कंटेंट बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो जब आप हाइट पे जाते जा रहे हैं तो कार्बन में कमी आती जा रही है, तो हीट रेडिएट करने वाले पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। तो कितना ही सनलाइट आती जाए, जब रोकने वाला कोई नहीं होगा तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक बात? किसकी पॉपुलेशन बढ़ाए? कश्मीर की पॉपुलेशन को बढ़ाते जाओ, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। बढ़ाओ बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाना है तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दोनों की चर्चा चल रही है। आप जानते हैं कि यहां की रेनफॉल ज्यादा 200 से 450 सेंटीमीटर ऐसा लिखा था क्या कल? और जब रेनफॉल ज्यादा तो यहाँ की लीचिंग भी ज्यादा।
और जब लीचिंग ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर हो जाएगी बेटा। यहाँ इन दोनों का, ये दोनों का गैप नोट कीजिएगा, ये वाला, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, क्योंकि हाई लीचिंग हो रही है। और जब हाई लीचिंग हो जाएगी तो टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर हो जाएगी। और टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर अगर हो गई तो उस केस में यहां ऐसी सॉइल को आप ओलिगोट्रॉफिक सॉइल के नाम से पुकारेंगे। कौन सी सॉइल? बच्चों तीन टर्म आती है, यूट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, एट्रॉफिक। यूट्रॉफिक न्यूट्रिएंट रिच, ओलिगोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट पुअर, एट्रॉफिक न्यूट्रिएंट एब्सेंट। बहुत है न्यूट्रिएंट, यूट्रॉफिक कम है न्यूट्रिएंट, नहीं है न्यूट्रिएंट। समझ बा, यू का मतलब रिच, ज्यादा। वैसे तो डाइवर्सिटी में यू का मतलब ट्रू होता है, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, लेकिन हमारी इकोलॉजी में यू का मतलब रिच, ज्यादा से लेंगे आप। यहां अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ की बरसात उतनी ज्यादा नहीं हो रही, 100 से 250 सेंटीमीटर की बरसात है। और इतनी रेनफॉल में तो आप जानते हैं कि लीचिंग उस लेवल पे नहीं होगा, कंपैरेटिव कंपैरेटिव कम कम। ये रही टॉप सॉइल, ये रही सब सॉइल थिकनेस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव लेस लीचिंग हो रही है और टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी और इस तरह की सॉइल को आप यूट्रॉफिक सॉइल के नाम से पुकारेंगे बेटा। ठीक बात। लेकिन ऐसा लिखने के बाद तुरंत मन में क्वेश्चन आ गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर, फिर वहां की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों? क्वेश्चन तो है, आखिर वहां की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों? समझना पड़ेगा बेटा। तो फिर लिखना बंद करो, पहले समझ ले क्यों। मैं जो भी शब्द बोलूंगा उसका आपस में लिंक बनाना है, सच तो बोलना ही है। किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा होने के लिए क्या चीजें जरूरी है मैं समझाऊंगा। वैसे एक बात यहां पर है कि यहाँ की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है, तो ऊपर वाले ने यहाँ अडेप्टेशन भी दिया है कि तुम्हारे पास टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है ना, जाओ माइकोराइजा ले जाओ। हमारी अर्थ का सबसे ज्यादा माइकोराइजा यही मिलता है। मैक्सिमम माइकोराइजा फॉर्मेशन अगर है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, पहली बात। अब आप कहें कि ठीक है सर माइकोराइजा भी आ गया, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा? चलो तो फिर और अच्छे से समझते हैं। किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा होने के लिए वहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होने के लिए नई नई स्पीसीज का आना होना चाहिए। नई नई स्पीसीज आने के लिए स्पेशिएशन चाहिए। स्पेशिएशन होने के लिए म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन से सिर्फ स्पीसीज आ तो जाती है लेकिन सरवाइव तभी करती है जब नेचुरल सिलेक्शन में फिट होती है। मेरी इस बात से एग्री है सब? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में सीजनल वेरिएशन कहां ज्यादा, तो फिर म्यूटेशन के चांस कहां ज्यादा, तो फिर नई स्पीसीज के आने के चांस कहां ज्यादा? आ तो जाती है।
रुक नहीं पाती, क्योंकि सीजनल चेंज नहीं झेल पाती। 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर। क्या वो वेरिएशन झेल पाएंगे? आ तो जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। अरे यहाँ जो भी आया, धीरे आया, स्लोली आया, लेकिन उसे रुकने का पूरा मौका मिला। कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, मिलियंस ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। तो फिर बताओ बेटा, जल्दी बताओ, लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम टेम्परेट में है कि ट्रॉपिकल में? तो डाइवर्सिटी कहां ज्यादा? पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, दूसरा, जब स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहती है तो कंपटीशन भी होता है, और इस कंपटीशन में सुपीरियर इंफीरियर जब आते हैं तो सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो छोड़ दे या बदल ले। बदलने में। और वो प्रॉपर टाइम टेम्परेट में मिलेगा कि ट्रॉपिकल में? तो निके स्पेशलाइजेशन के चांस कहां ज्यादा? तो डाइवर्सिटी कहां ज्यादा? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड, मोर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी, फूड अवेलेबिलिटी, सर्वाइवल, तो डाइवर्सिटी भी। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि ट्रॉपिकल एरिया की डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा, तो बाकी सब बातें बाद में बोलना, पहले तीन बातें बोलनी है सबको। लॉन्ग, हाई, मोर। क्या कहना? लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम, हाई निके स्पेशलाइजेशन, मोर सोलर एनर्जी। क्या कहना? लॉन्ग, हाई, लॉन्ग क्या? हाई क्या? निके स्पेशलाइजेशन, और मोर क्या? पक्की बात है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 261। पहुंच पा रहे हैं आप? रहे हैं पहुंच? अच्छा, चुके हैं पहुंच? बेटा मैं तो रहे हैं पहुंच। लास्ट पैराग्राफ में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are: A. Speciation is generally a function of time. Species आने में time लगता है. Unlike temperate region subjected to frequent glaciations. ये glaciation का मतलब change लेना बेटा यहाँ. In the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, and thus had a long evolutionary time for species diversification. अरे समझ पा रहे बेटा? B. Tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. Third, there is more solar energy available in the tropics, which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. Indirectly? सीधा ही लिख देती, इनडायरेक्टली क्यों? स्टेटमेंट आ रहा है, सुनते समय थोड़ा दिमाग पे जोर लगेगा, आप बच्चे समझ जाएंगे एक बार, बहुत अच्छे बच्चे। नई नई स्पीसीज को लाने के लिए सोलर एनर्जी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं बेटा। नई नई स्पीसीज को लाने के लिए सोलर एनर्जी रेस्पॉन्सिबल, लेकिन जो आ गया उसे रोकने के लिए सोलर एनर्जी जरूरी है। खाना चाहिए ना उसे, प्रोडक्टिविटी चाहिए ना,
तो उसके लिए सोलर एनर्जी जरूरी है। अगर डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती तो डेजर्ट गजब कर जाते। नहीं समझ पा रहे क्या आप? याद रखें, नई नई स्पीसीज को लाने के लिए सोलर एनर्जी डायरेक्ट पार्टिसिपेट थोड़ी कर रही है यार। जो आ गया उसे रोकने के लिए आवश्यक है बेटा, क्योंकि उसे खाना भी तो उपलब्ध करवाना है। अगर ऐसा है तो प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि डायरेक्टली डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक बात। चलो यहाँ आ ही गए तो आगे की चर्चा बायोडाइवर्सिटी में यहीं से शुरू होगी। हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी की आगे की बातें आज शुरू हो चुकी है बेटा। चले, वहां नोट कर लिया था कि आपने? मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है जिसे सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो जाओ बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है ना, इसलिए भी डाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर वहां की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती तो होपिया डिप्टेरोकार्पस इतना 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 उगता कि बाकी को उगने ही नहीं देता। टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है तो कहो होपिया डिप्टेरोकार्पस से लिमिट में, और भी तो उगेंगे। होपिया डिप्टेरोकार्पस लिमिट में, क्योंकि बाकी और को भी तो उगना है भाई। तो इसलिए यहाँ की टॉप सॉइल, और नहीं मानो तो बढ़ाओ झील में न्यूट्रिएंट मिनरल, ब्लूम आ जाएंगे, एनिमल मर जाए। डाइवर्सिटी ज्यादा या कम? एक्सेस न्यूट्रिएंट, एक्सेस मिनरल, लो बायोडाइवर्सिटी। साइड में हाईलाइट करके लिख लो ये पॉइंट। एक्सेस मिनरल स्लैश न्यूट्रिएंट, कुछ भी कहो, लो बायोडाइवर्सिटी। एक्सेस मिनरल्स स्लैश न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और डैश लगा के कर दो लो बायोडाइवर्सिटी। जब एक्सेस में मिनरल या न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम कम हो जाती है। ठीक बात। हाँ, तो उस एक्सेस में तो डोमिनेंट जब बढ़ेगा तो बाकी को मार देगा। जब ब्लूम आ गए तो एनिमल मर गए बेचारे। डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या जो डीप ओशन एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? नहीं बेटा, वो तो सनलाइट तो ऑलमोस्ट प्लांट से फूड लेने के लिए सबको ही जरूरी है। लेकिन क्या सनलाइट नहीं आएगी तो क्या स्पीसीज नहीं बनेगी? मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। फिर तो स्पीसीज को बनाने के लिए, नई स्पीसीज लाने के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, लेकिन जो आ गया उसे रोकने के लिए तो जरूरी है। ऐसा कह रहे हैं बेटा आपसे। डायरेक्ट रोल नहीं है, सर्वाइवल में इनडायरेक्ट रोल है बेटा। चुका है बेटा? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे बातें करते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप।
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये वही बातें हैं जो हमने उस दिन भी समझी थी कि जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती 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 जाती है डाइवर्सिटी, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद बार बार वही रिपीट होती है जो पहले आ चुकी है। आज उसी बात को एक ग्राफ से हम प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ आज हम एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में प्लॉट किया जा रहा है। और यहां आपको यही समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती 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 जा रही है, डाइवर्सिटी एक लिमिट, यही हो रहा है बेटा। जिस इक्वेशन से आपने ग्राफ बनाया है वो S इक्वल टू सी ए जेड, यहां ये S और A के बीच, मतलब स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में ग्राफ बनाया गया है। जब इसी इक्वेशन को लॉग स्केल पर लेते हैं तो लॉग S इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A, ऐसा ही कुछ होता है क्या? यहां पर लॉग S स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और यहां पर C Y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पर Z स्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जब लॉग स्केल पर लेकर दोबारा से ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको यहां एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ठीक बात। तो यहां पर ऊपर वाले से तो ये वाला ग्राफ है इस इक्वेशन से, और इससे ये वाला ग्राफ आ रहा है। जैसे ही ये बनाया, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया कि क्या जरूरत है स्ट्रेट लाइन बनाने की। हमें तो ऊपर वाले ग्राफ से बात समझ में आ गई थी ना, कि एक टाइम तक डाइवर्सिटी बढ़ती है, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। फिर ये स्ट्रेट लाइन क्यों? बेटा यहां आपको एनसीईआरटी समझाना चाहती है कि कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक एनालिटिकल। क्या क्या बोला? अरे जो हम प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट करते हैं वो एनालिटिकल होता है, और जो कैलकुलेशन से आता है वो सिंथेटिक होता है। एक दिन की बात है, आप और हम एक तालाब के किनारे घूम रहे थे, एजुकेशनल टूर था। घूमते घूमते अचानक आपके बीच में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर तालाब में कितनी मछलियां हैं। मैंने कहा बेटा यार पूछते क्या हो, आउट ट्रैप करके देखते हैं। तो हम एक कॉर्नर पे चले गए, वहां 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और जाल लगा दिया। पहला ही ट्रैप लिया था कि 20 मछलियां आ गई। यार एक ही बार में 20, बहुत मछलियां इसके अंदर। तो हमने उन्हें वापस छोड़ा और घूम फिर के आ गए। लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसके मन में अभी भी चल रहा है कि सर ने तो बहला दिया, बहुत मछलियां, बहुत है कितनी, मैंने तो टोटल पूछी थी ना, टोटल कहाँ बताई, बहुत कहने से थोड़ी काम चलता है। यही सोचकर उसने मुझे फोन किया कि सर टोटल मछलियां बताइए, आपने तो ऐसे कह के छोड़ दिया बहुत है, बहुत कितनी मछलियां हैं। यार बेटा पहले कहते यार, अब तो घूम के घर आ गए, अब कैसे होगा बताओ। आप कल एक काम करो, अनअकैडमी आओ, पर बैठ के कैलकुलेशन करेंगे। बच्चा आ गया, डाउट काउंटर, बहुत बढ़िया। और अब हम दोनों कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने जो पॉन्ड के नियर बाई कुछ लोग हैं उन्हें फोन करके पूछा कि इस पॉन्ड का टोटल एरिया अंदाजन कितना होगा। उन्होंने कहा कि 20 मीटर स्क्वायर के लगभग है। तो हम दोनों बैठ के कैलकुलेशन करने लग गए कि 1 मीटर स्क्वायर में आती है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर में आएगी। क्या हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है? बेटा कैलकुलेशन तो सही है, 20 मल्टीप्लाई 20 400 ही आता है, लेकिन तरीका गलत हो रहा है।
अरे हो सकता है ना कि जिस जगह पर हमने जाल लगाया वहां पहले से किसी ने दाना डाल रखा हो, सारे तालाब की मछलियां वहीं इकट्ठा हो रही हो, बाकी में कुछ हो ही ना। तो जो हम वहां करके आए वो एनालिटिकल है, और जो अब कर रहे हैं वो सिंथेटिक है। समझ जाओ बेटा, ऊपर वाला ग्राफ एनालिटिकल है, प्रैक्टिकल तो यही चलता है, और जो ये ग्राफ कैलकुलेशन से आ रहा है ये सिंथेटिक है। क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे सीधी सीधी जाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, इस स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर हम यहां पर दो एरिया को कंपेयर भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, बेटा बहुत बढ़िया सर, बोलने में तो रिदम है आपकी, ये बात तो है। गजब हो गया। क्यों नहीं आया? नहीं चलेगा। हाँ ये हुई ना बात। ऐसे, अब ध्यान से बोर्ड पर, हमारे पास तीन एरिया है, ए बी सी। जब मैं बी से ए की तरफ जाता हूं तो लाइन का स्लोप उतना ही रहता है कि बढ़ जाता है, और स्लोप का बढ़ना तो क्या जेड वैल्यू का बढ़ना कहलाता है। जब यहां से मैं बी से सी की तरफ जाता हूं तो स्लोप कम है कि ज्यादा? तो जेड वैल्यू क्या है? कम। तो जहां के स्लोप ज्यादा, जहां की जेड वैल्यू ज्यादा, वहां की डाइवर्सिटी भी। जहां के स्लोप कम, जहां की जेड वैल्यू कम, वहां की डाइवर्सिटी भी। अब थोड़ा अच्छे से बोलो बेटा, ऐसे कहो, रुको, ऐसे कहो ये हम गलत कह रहे हैं, हम स्लोप देख के थोड़े ना ऐसा कह रहे हैं, पहले डाइवर्सिटी देख के ये कह रहे हैं। मेरी बात पहुंच पा रही है क्या? जहां की डाइवर्सिटी ज्यादा, अच्छे से बोलना है, जहां की डाइवर्सिटी ज्यादा वहां की जेड वैल्यू, वहां लाइन के स्लोप ऐसे करू मोर स्टीपर कहलाते हैं। मोर स्टीपर, स्टीपर का मीनिंग ढलान, ज्यादा ढलान वाले हैं। जहां की डाइवर्सिटी कम वहां की जेड वैल्यू, वहां के कर्व स्लोप कम, तो वहां लेस स्टीपर हो जाते हैं। क्या मोर स्टीपर लेस स्टीपर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी से इनका क्या रिलेशन है, समझ पा रहे हैं क्या आप? तो जल्दी बताओ, ए बी सी तीन एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे कम डाइवर्सिटी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जल्दी बताओ कहां के करूं लेस स्टीपर? अरे 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 अरे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कहां का करूं लेस स्टीपर? ऐसे ऐसे समझ पा रहे, जहां की डाइवर्सिटी कम वहां लेस स्टीपर है। कहां का करूं मोर स्टीपर? ट्रॉपिकल। तो आपको स्टीपर करू का मीनिंग समझ में आ रहा है? मैंने यहां पर ये इस तरह से पेन रख दिया, अब मैं इस पेन को ऐसे कर रहा हूं, ये मोर स्टीप हो रहा है कि लेस? डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? ऐसे करने से डाइवर्सिटी कम। बस, तो हम स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर ये पता कर सकते हैं कि कहां की डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां के कर्व मोर स्टीपर होंगे, जहां की डाइवर्सिटी कम है वहां के कर्व लेस स्टीपर होंगे। और स्लोप जेड वैल्यू वेरी कर रही है बेटा, उसकी बेसिस पर ही ये आ रहा है। इसको आपके एनसीईआरटी ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा है। रिग्रेशन टर्म स्लोप के लिए ही यूज किया है। ठीक बात। अब प्रैक्टिकल हमने नहीं किया, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने किया है, तो जो बातें उन्होंने बताई वो डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। जैसे स्मॉल एरिया के अंदर जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आती है। लार्ज एरिया में अगर आप चले गए तो जेड वैल्यू बढ़ के 0.6 से 1.2 तक हो जाती है, ढलान बढ़ जाता है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल के लिए
Z वैल्यू 1.15 आ रही है। तो आपके सामने स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बताओ बताओ जल्दी बताओ कहां का Z वैल्यू सबसे ज्यादा? अरे लार्ज एरिया 1.2 बड़ा होता है 1.15 से। फिर आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? होना तो यहां ज्यादा चाहिए। सोच बदलो। हाँ, देश बदलेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बोर्ड पे देखो सब बच्चे इधर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, केवल 2 ही टेक्सा का इतना जेड। कुछ कुछ पहुंच पा रहा है? उसके नीचे मैंने टेक्सा का नाम लिख दिया ना। केवल 2 ही टेक्सा का इतना जेड। अगर कंप्लीट टेक्सा लेंगे तो फिर तो गजब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डेटा आपके सामने है उसमें तो लार्ज एरिया ही ज्यादा है, और लार्ज एरिया में एंटायर कॉन्टिनेंट है। आपको क्या पता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आ रहा हो तो अभी तो जो डेटा यहाँ उपलब्ध है उसके हिसाब से लार्ज को ही ज्यादा बताना है। एक बात आपके एनसीईआरटी कह रही है जो हम बायोलॉजी वालों को कंफ्यूज करती है, आपको तो नहीं करेगी क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, इसको एनसीईआरटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहती है। अब हाइपर बोला, पैरा बोला, कौन क्या बोला? जब ऐसी बातें आती है तो हमारे अंदर से तो आवाज आती है कवरेज क्षेत्र से बाहर। लेकिन आपके कवरेज क्षेत्र में है, आपको तो पता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है बेटा। और नहीं भी आपको पता हो फिर भी आपको कहना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है तो फिर वही होगा बेटा। आगे वाले पत्ते पे चलो, चलो बढ़ाओ बेटा बढ़ाओ जल्दी। ओहो, तुरंत 1 बज जाती है, क्या मामला है? तो कल 14 जुलाई है। हाँ, 1 महीना पूरा हो रहा है और समय बीत रहा है। और समय की ताकत देखो, आप क्लास में छटनी शुरू हो चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जो टिक के रहेगा वही जीतेगा। सब तो नहीं टिक सकते बेटा, क्योंकि सारे टिक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो खून खराबा हो जाएगा। इस लेवल का कंपटीशन आ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए अपने आप नेचर सेलेक्ट करती है ऐसी चीजों को। नेचर का नियम है ये, सब झेल पाए जरूरी थोड़ी है। नेचुरल सिलेक्शन चलने लगा है। चलो तो अगले पत्ते पे आ जाओ। ऑनलाइन वालों, सब बच्चों को बातें समझ में आ रही है बेटा? झगड़ा नहीं। हाँ, उस दिन 14 तारीख था क्या? हाँ, 15 था, 15। हलवाई बैठा हुआ है, इलायची कूट रहा है अभी। बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे आप।
तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बाद आज पत्ता 262 पढ़ना है आपको, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी दे रही है वो हमने पढ़ लिया है, डेविड टिलमैन, पॉल एरलिच। तो फिर आओ बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं। पहले लॉस करेंगे फिर बचाएंगे भी बेटा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बस बेटा इधर अब बातें नहीं। अब जब बातें लॉस की होती है तो एक्सटिंक्शन आता है। एक्सटिंक्शन 3 प्रकार का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल, मास, एंथ्रोपोजेनिक। टाइम के साथ कुछ स्पीसीज आ रही है तो कुछ जा भी रही है। समय के साथ कुछ स्पीसीज का इस प्रकार से जाना नेचुरल एक्सटिंक्शन कहलाता है। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा, कैटास्ट्रॉफ की वजह से जो होता है उसे मास कहते हैं, और जो ह्यूमन की वजह से हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक है। जब एवोल्यूशन वाला चैप्टर आपको सर बताएंगे तो आपको कहेंगे कि 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। अब जो चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन है, ये एंथ्रोपोजेनिक है और पहले वाले 5 के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम ज्यादा हो रहा है। आखिर ह्यूमन ऐसा कर क्या रहा है समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा आपको। पहले यहां पर अपन कह देते हैं कि एक्सटिंक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, नेचुरल, मास और एंथ्रोपो। बच्चों हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एंथ्रोपोजेनिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो जो आज ह्यूमन कर रहा है वो क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले वाले 5 एपिसोड के कंपैरिजन में भयंकर हो रहा है, भारी रफ्तार से हो रहा है। सबसे पहले आप बच्चों को लिए चलते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स। बेटा यहां ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्या हो रहा है? हाँ इधर पढ़ लो बेटा पढ़। लेकिन ह्यूमन वहां भी पहुंच गया, और सिर्फ पहुंचा नहीं, उसने कॉलोनीज डेवलप कर ली। और अगर ऐसा हुआ तो वहां रहने वालों की नेचुरल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। अरे देखते ही देखते 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई बेटा। मैंने नेटिव लिखा है, नेटिव उन आइलैंड से, अर्थ से नहीं गई है। अगर वहां से गई है तो आइलैंड से गई है तो अर्थ से जाने का भी खतरा आ रहा है। तो ह्यूमन की वजह से इनका नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब हुआ, न ये फीड कर पा रहे, न ब्रीड, और नंबर नहीं बढ़ेंगे तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ गए हैं बेटा। अगर हम आईयूसीएन जानते हैं? इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन हाँ बोलो। फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेच एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
अगर IUCN के पिछले 500 साल के डेटा को हम देखते हैं तो लास्ट 500 इयर्स में हम 784 स्पीसीज को खो चुके हैं बेटा। ये तो वो है जो नॉन है, अननॉन कितनी गई होगी उनका तो पता भी नहीं है बेटा। यहां इसके अंदर 338 वर्टिब्रेट्स अब हमारे बीच, 359 इनवर्टिब्रेट्स ने भी हमारा साथ, 87 प्लांट स्पीसीज भी अब चल बसी। अगर ऐसा हुआ तो बेटा समझ जाइए पूरा 784 हो रहा है ना। आप सब जानते हैं कि इसी में अगर आप रिसेंट एक्सटिंक्शन की बातें करते हैं, डोडो चली गई, क्वेगा अब हमारे बीच नहीं रहा, थाइलिसीन और स्टीलर सीकाओ, बाली, बेटा बाली चला गया, जावा कहना जवान नहीं, कैस्पियन, 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 ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है बेटा। डोडो मॉरिशियस बर्ड, क्वेगा अफ्रीकन जेब्रा, जेब्रा 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 जीब्रा, ठीक है। थाइलिसीन, अरे ये फॉक्स टाइगर है, थी तो फॉक्स लेकिन टाइगर की जैसी लाइनिंग हुआ करती थी बॉडी पे, तो इनको फॉक्स टाइगर कहा जाता है। और बेटा स्टीलर सिकाउ ये एक्वाटिक मैमल है। क्या है बेटा, ये क्या है मामला है बेटा, आप अपने अपने नोटबुक में लिख लो। बाली, जावा, कैस्पियन, ये इंडोनेशियन और वहां से बाहर के टाइगर भी है बेटा, तो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर ये अब हमारे बीच नहीं, रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल हैं। आज की तारीख में, आज की तारीख में 12% बर्ड, 23% mammals, 32% amphibia, 31% खतरे के निशान पे चल रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं बेटा, कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा परसेंटेज एम्फीबिया की है, तभी तो आपके एनसीईआरटी लिख रही है कि एक्सटिंक्शन रैंडम नहीं है, किसी एक पे ज्यादा हो रहा है, वो है एम्फीबियंस। यहां सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा काटे जा रहे हैं, इसलिए ये एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं बेटा। एम्फीबिया की सबसे ज्यादा स्पीसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही है, क्योंकि एम्फीबियंस पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं, वो एरिया उनको सबसे अच्छा कहां मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर ऐसा है तो वो सबसे ज्यादा काटे जाएंगे, तो सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा किस पे होगा, एम्फीबियंस पे होगा। ठीक, वैसे जो खतरे में आ गई, थ्रेट मतलब खतरा, जो खतरे में आई हुई स्पीसीज है उनको थ्रेटन्ड स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो इसकी 8 कैटेगरी होती है,
लेकिन बेसिक 3 कैटेगरी में आपके सामने लिखूंगा, पत्ता पलटा जाएगा। पुराना भी नहीं हुआ क्या अभी? ओहो, घातक हो जाएगा मामला। ये सब एनसीईआरटी का ही डेटा है जो आपके सामने आ रहा है। बेटा बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो डेटा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एटलीस्ट उतना तो याद हो ही जाना चाहिए। अभी सब आगे आएंगे। पेज पलटे बेटा, पलटते हैं। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी अगर बनाते हैं तो हम 3 कैटेगरी लिखेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वनरेबल। आगे बढ़ जाए। बोर्ड छोटा है बेटा। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज तीन कैटेगरी होती है बेटा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। जिसका अभी अभी फ्यूचर खतरे में आ चुका है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। जिनका आने वाला फ्यूचर खतरे में होगा। जहां अभी नंबर तो ज्यादा दिख रहे हैं, नंबर ज्यादा हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, वो वल्नरेबल है बेटा। इन तीनों को अगर सीधी भाषा में समझाया जाए तो ऐसे कह दो कि मान लीजिए एक स्पीसीज थी एक्स, जिसके 50,000 इंडिविजुअल हमने नोट किए थे,
लेकिन देखते ही देखते 20,000 रह गए, 2,000 रह गए, 200 ही रह गए, 200 ही रह गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 2,000 एंडेंजर्ड, 20,000, 50 से 20 पे आया है। ओवर एक्सप्लोइटेशन तो चल ही रहा है, नंबर ज्यादा है, लेकिन ओवर एक्सप्लोइटेशन है, तो उसे आप वल्नरेबल के नाम से पुकारेंगे। तो बेटा यहां ये थ्रेटन्ड स्पीसीज जो खतरे में आ गई, उनकी बेसिक 3 कैटेगरी आपको बना लेनी है। यहां क्रिटिकली एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण कहते हैं, गोडावण ये पक्षी है, बर्ड है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। गुजरात, महाराष्ट्र यहां भी मिलता है, लेकिन फ्लेश के लिए भारी कंज्यूम किया गया और अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ चुका है। साइबेरियन क्रेन, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि साइबेरियन क्रेन्स डायरेक्ट साइबेरिया से भरतपुर की फ्लाइट थोड़े ना है, बीच में रुक रुक के आते हैं। तो जहां बीच में रुकते हैं वो एरिया अब ह्यूमन खत्म करता जा रहा है। अगर ऐसा है तो अब इनके भी नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं बेटा, तो ये भी यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल अगर आपको जानने हैं तो आपको कहना पड़ेगा बेंटिनकिया निकोबारी का, ये प्लांट है, निकोबार में मिलता है, बेंटिनकिया निकोबारी का। यहां राउल्फिया, हाँ सरपेंटिना, ये बेटा सर्पगंधा कहलाता है, सर्पगंधा है। हाँ, रेड पांडा, इंडियन एकोनाइट, ज्यादा रटना नहीं है, एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ना मतलब याद करना। तो हॉर्नबिल, इंडियन एकोनाइट भारतीय कालकूट बर्ड है। हॉर्नबिल धनेश ये भी बर्ड है। तो ये दो तो है प्लांट, ये दो है बर्ड, और पांडा तो पांडा ही है। तो नुकसान बहुत हो रहा है, आखिर इसके कारण क्या है? कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसे हम ना, हाँ 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 आज ही पढ़ेंगे। 1:20 पे चलेंगे हम, 1:20, 5 मिनट तो बनते हैं बेटा यार, वरना मुझे भी लगेगा पहले जल्दी छोड़ देंगे तो क्या यार जल्दी छोड़ दिया। कल थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, कल फ्राइडे है ना, तो 1:10 पे कल छोड़ देंगे, तो इसलिए आज 1:20। हटा दू ये किस, हाँ नहीं नहीं लिखना। causes of
बायोडाइवर्सिटी लॉस। कारण तो सबसे बड़ा ह्यूमन ही है, लेकिन ह्यूमन क्या क्या कर रहा है, ऐसे 4 कारण हम देखेंगे जिन्हें एविल क्वार्टेट कहा जाता है। क्वार्टेट मतलब 4, एविल मतलब बुराई, 4 बुराइयां हैं। इसका टिपिकल हिंदी मीनिंग तो कुछ अलग ही है। एविल क्वार्टेट, 4 बुराइयां। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और लास्ट, को एक्सटिंक्शन। ये 4 कारण हैं जिन्हें आप एविल क्वार्टेट के नाम से पुकारते हैं बेटा, जिनकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है। सबसे पहला कारण आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आज जिस रफ्तार से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, तो बेल वो थोड़ा इसीलिए मैं चुप हो जाकर बच जाने दो। आज जिस रफ्तार से फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कम से कम होता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कम होना हैबिटेट लॉस कहलाता है। आज की तारीख में हमारी अर्थ के 14% एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये 6% एरिया पर ही बचा है। आधे से भी कम हो गया। समझ जाओ रे बेटा, वहां रहने वाले कहां गए होंगे बेचारे, मर रहे हैं। वैसे फॉरेस्ट के कट होने में एक बड़ा कारण जूम कल्टीवेशन है। जूम कल्टीवेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ लोग फॉरेस्ट के बड़े से एरिया को काट देते हैं और बचे हुए स्टम्स को जला देते हैं। जो राख बनती है उस पे खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। राख को जूम कहते हैं। राख को JHUM। और जूम पे होने वाला कल्टीवेशन, इसे स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ भी कहते हैं। शुरुआत में तो राख मिनरल का काम करती है, यील्ड बढ़िया आती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे यील्ड कम होने लग जाती है, आगे काट लो। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जो पीछे बड़ा एरिया छोड़ दिया, क्या फॉरेस्ट बन जाएगा इमीडिएट? कहां जाएंगे बेचारे वहां वाले, मर रहे हैं। पहला कारण क्लियर। दूसरा, आज जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सीवेज का अमाउंट बढ़ रहा है और ये सीवेज अल्टीमेट हमारी वाटर बॉडीज में गिर रहा है। तो वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती जा रही है, वहां सीवेज बढ़ता जा रहा है, ब्लूम आ रहे हैं। तो क्या वहां की लाइफ वैसी है या मर रही है? मेरा कहने का मतलब समझो, हैबिटेट लॉस सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं, एक्वेटिक भी हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कि जब बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। ये रहा बड़ा सा फॉरेस्ट, ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए बीच में से हाईवे निकाल दिया, हो गए ना 2 टुकड़े।
हाईवे तो निकाला जो निकाला, रेलवे ट्रैक डाल दिया, हो गए ना 4 टुकड़े। पता लगा ऑयल बहुत है, रिफाइनरी खोल दी। ह्यूमन इन्वॉल्व होता ही जा रहा है और लगातार इस तरह से इन्वॉल्व होगा तो वहां रहने वालों की नेचुरल लाइफ कितनी बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है बेटा। ना वहां रहने वाले फीडिंग कर पाते, ना ब्रीडिंग। अगर ऐसा है तो उनके नंबर कम होते चले जाएंगे और मर जाएंगे। बहुत भयंकर इंपैक्ट आया माइग्रेटरी एक्टिविटीज पर, माइग्रेशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। और जिनकी टेरिटरी बड़ी होती है वो उनका रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बड़ी टेरिटरी चाहते हैं और यहां तो हमने टुकड़े कर दिए। जो माइग्रेट करे वो कैसे करे, कभी यहां ट्रक होता है तो कभी ट्रेन, जा ही नहीं पा रहे। अपने इलाके में स्ट्रेस आता है तभी तो छोड़ते हैं ना, हर कोई ऐसे छोड़ देता है क्या इलाका? स्ट्रेस आया कुछ तभी तो छोड़ा, और नहीं छोड़ पाएगा तभी तो बेटा वो वहां पर मरने लग जाएगा। तो ये बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्लियर है बच्चों? जो 4 कारण है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चारों भी एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी पे देना है। नीट 23 में यही हुआ था, सबसे ज्यादा वेटेज इसी पे देना है। बाकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन की चर्चा भी करेंगे हम अगले एपिसोड। जाओ जा रहे हैं बेटा, जाएं, जाना पड़ेगा। कहाँ ताला है उधर? चल आप बताए जो जिसका एलबीटी वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। हाँ, तो खुली सरफेस पे। उसमें सर डेजर्ट का वहाँ पे टेम्परेचर